हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज करने वाले हैं यार क्लास 11th फिजिक्स के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये एक वन शॉट रिवीजन रहेगी और अगले 15-20 दिन क्लास 11th के सारे चैप्टर आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। मतलब पूरा क्लास 11 जो है यहाँ पे अपलोड होगा वन शॉट रिवीजन की फॉर्म में बेटा जी। ठीक है, तो आज निपटाते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को। इससे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऑलरेडी अपलोडेड है। किसी ने बेसिक नहीं देखा है तो बेसिक ऑफ फिजिक्स भी ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। इसके जो बढ़िया वाले नोट्स है बेटा कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाले हैं। और ये जो नोट्स हैं, ये लेक्चर नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी फॉर्मूला शीट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है, वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें एक बेस्ट बुक भी चाहिए, तो बेटा बेस्ट बुक ये रही आप लोगों के सामने। शिवदास के साथ ये मेरी बुक आती है जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक भी है और साथ में सैंपल पेपर है। ये कॉम्बो है, ठीक है। इसको आप खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो बस यही बोलूंगा कि अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो भाई प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर दो, है ना। तो बुक आप लोगों के लिए दी बेस्ट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वो है बेटा जी मैकेनिक्स से स्टार्ट होता है। क्या है यार ये मैकेनिक्स? देखो यार, मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं जो बॉडीज हैं उनकी स्टडी करते हैं मोशन की, है ना। मतलब ये फिजिक्स की ब्रांच है बेटा जी, है ना। मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है। उसे बोलते हैं मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के 3 पार्ट है। कौन कौन से? स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, ठीक है। स्टैटिक नाम से पता चल रहा है भाई, इसमें क्या है कि ये किसका पार्ट है? मैकेनिक्स का पार्ट है। तो क्या बोल रहे हो? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है ना। यहाँ पे क्या होता है? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी। ये डील विद द स्टडी ऑफ बॉडी, मतलब ऐसी बॉडी के साथ ये डील करेंगे जो रेस्ट पर रहने वाली है। किस पे रहने वाली? रेस्ट, ओके। काइनेमेटिक्स पे आ जाते हैं। काइनेमेटिक्स क्या होता है यार? काइनेमेटिक्स या डायनामिक्स में मोशन के बारे में बात करेंगे, जो बॉडी मोशन में होंगी। बट मेन डिफरेंस क्या रहता है? वही है कि यहाँ पे स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी तो होगा विदाउट नोइंग इट्स कॉज। मतलब इसका कारण क्या है मोशन का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्टडी को हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। डायनेमिक्स में अगर हम आ जाए, डायनेमिक्स में क्या बोला जाता है? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी नोइंग इट्स कॉज ऑफ मोशन, या उसके कारण हमें पता हो कि वो उसका मोशन क्यों हुआ, उसे डायनेमिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो मैकेनिक्स के 3 पार्ट होते हैं, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट है बेटा जी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और ऑब्जेक्ट कब मोशन में होता है। ऑब्जेक्ट कब मोशन में होता है, ध्यान से सुनना। इसने बोला कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट भाई, मान लो एक बॉडी या कोई भी चीज यहाँ पे है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। अभी 11 बज गए हैं, उसके बाद 12 बज गए, उसके बाद 1 बज गया, भाई यहीं पे हूँ मैं। तो क्या हो रहा है कि भाई समय के साथ साथ मेरे सराउंडिंग में जो चीजें हैं वो बदल नहीं रही, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि मेरी पोजीशन टाइम के साथ बदल नहीं रही है। वो क्या हुआ? रेस्ट हुआ। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी क्या भाई? रेस्ट पे अगर क्या हो, देयर इज नो चेंज इन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। अगर मोशन की बात करें तो इसका मतलब टाइम के साथ, समय के साथ जो है इसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी बेटा जी, ठीक है। समय के साथ जो है क्या हो रही है? द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ देयर इज चेंज इन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे नो नहीं आएगा, ये गलत, ठीक है। देयर इज चेंज, अगर चेंज आ जाए बेटा जी, ओके। समझ में आ गया? अच्छा, एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन नहीं बोल सकते। मेन डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, कि आप जिस चीज को मोशन में बोल रहे हो उसको कहां से देख रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा सारे का सारा कि वो मोशन है या फिर भाई मतलब वो मोशन में है बॉडी या रेस्ट पे है। मान लो अभी एक ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन में 2 बंदे आमने सामने की सीट पे बैठे हुए हैं, वो अपने आप में क्या है? रेस्ट है। बट एक बंदा जो बाहर है ट्रेन के, स्टेशन पे अगर खड़ा है, वो देख रहा है कि ट्रेन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग दोनों ही बंदे मूविंग है भाई साहब। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बहुत ज्यादा हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, उसी के अंदर ही सारी चीजें कर रहे होंगे हम। तो अभी नेक्स्ट आता है बेटा जी टाइप्स ऑफ मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन हम 1D भी पढ़ेंगे, 2D भी पढ़ेंगे, 3D भी पढ़ेंगे। बट उससे पहले कुछ इस तरीके के मोशंस आते हैं, जैसे ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा होता है, सर्कुलर या रोटेटरी मोशन कौन सा होता है, ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। ट्रांसलेटरी का मतलब है कि भाई एक तरीके से स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है, ठीक है। द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, उसे बोला जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। इसको दूसरा नाम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो है रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है। सर्कुलर या रोटेटरी, नाम से दिख रहा है कि सर्कल में या सर्कुलर पाथ में जो है बॉडी रोटेट कर रही होगी, चल रही होगी। द मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ, उसे बोला जाता है
सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। अगर हम बात करें ओसिलेटरी मोशन की, बोलो यार क्या होगा? ओसिलेशन हो रहा हो, ठीक है, आगे पीछे या ऊपर नीचे कुछ ऐसा मोशन हो रहा हो ना, तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी। किसी एक पोजीशन, मान लो कोई बॉडी इधर जा रही है, फिर वो इधर जा रही है, तो ये इसकी ना एक स्टार्टिंग पोजीशन होती है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? इसकी इसकी क्या, कौन सी पोजीशन बोलते हैं? कॉमन पोजीशन बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं बेटा जी? एक मेन पोजीशन हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मेन पोजीशन जो है हम यहाँ पे बोल देते हैं। तो इस पोजीशन के ये इधर या इधर हो रही हो, या मान लो ये मेन पोजीशन है, बॉडी ऊपर या नीचे इस तरीके से हो रही है, तो ऑसिलेशन ये कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है बेटा जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसा कि मैंने बोला कि किसी भी चीज को कब रेस्ट में बोला जा सकता है, कब मोशन में बोला जा सकता है, वो सब डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक तरीके से एक प्लेस हम मान लेते हैं, एक जगह हम मान लेते हैं जिसमें हमारा ऑब्जर्वर होता है। जैसे अभी एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया कि स्टेशन पे एक बंदा खड़ा है, वो ट्रेन चलती ट्रेन को देख रहा है, तो वो जहां पे खड़ा है वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका ग्राउंड है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अभी एक प्लेटफॉर्म होता है एक तरीके से, जहां पे क्या होगा? ऑब्जर्वर होगा। जहां पे क्या होगा? ऑब्जर्वर होगा, जिसके रिस्पेक्ट से, मतलब उसी के रिस्पेक्ट से जो है सारी की सारी मेजरमेंट हम कर रहे होंगे, या जिसको भी हम अज्यूम कर रहे होंगे उसके रिस्पेक्ट में हम सारी मेजरमेंट कर रहे होंगे बेटा जी। ठीक है, मान लो अगर वो बंदा ग्राउंड पे होने के बजाय, मतलब अर्थ पे होने के बजाय, मतलब ट्रेन में होता, स्टेशन पे होने के बजाय ट्रेन में होता, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता? सारे बंदे जो चल बैठे थे, बैठे हुए ट्रेन के अंदर, पहले बाहर क्या था? उसे मूविंग दिख रही थी। अगर वो अंदर है तो सारे के सारे भाई बैठे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गई चीज? नेक्स्ट आता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो पार्ट। ठीक है, कौन कौन से? एक है बेटा जी इनर्शियल और एक है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल का मतलब है कि यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूविंग नहीं होगा। ठीक है, ए नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा हो। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन जीरो हो। तो सिंपल सा फंडा है कि नॉन सॉरी इनर्शियल एक्सेलरेशन, इनर्शियल रेफरेंस वो होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होगा जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो। ठीक है, या वो एक जगह हो, बात खत्म हुई, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। नॉन इनर्शियल का मतलब है कि वो मूविंग होगा, एक्सेलरेटिंग होगा। तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है उसे बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा जी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? देखो यार, मान लो तुम अभी क्या हो, अभी अपने घर पे हो। ठीक है, यहाँ पे ये छोटू सा अपना घर है। ओके, यहाँ घर से आप लोगों को यहाँ कहीं मार्केट में जाना है, ठीक है, या स्कूल में जाना है, कहीं पे भी मार्केट में ऐसे जाना है भाई साहब। तो होम से लेके, घर से लेके तुम यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। ठीक है, तो एक्चुअल जो पाथ लेंथ आपने कवर करी है, एक्चुअल पाथ लेंथ जो कवर हुई है उसे बोला जाता है डिस्टेंस। क्लियर है? उसे क्या बोला जाता है बेटा जी? डिस्टेंस बोला जाता है। कोई भी एक टाइम इंटरवल आप लोगों को दे रखा होगा कि भाई जा, तेरे पास 60 मिनट है, घर आ जाइयो, इतनी देर तक वापस आ जाइयो। ठीक है, 4 बजे गया तो 5 बजे घर आ जाइयो। तो एक फिक्स टाइम इंटरवल में आपने ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे कवर किया है। क्लियर है? समझ में आई कि एक्चुअल रास्ता आपने कितना कवर किया, एक्चुअल लेंथ आपने कितनी कवर करी, उसे बोला जाता है क्या बेटा जी? उसे डिस्टेंस बोला जाता है। कैसी क्वांटिटी है यार? ये देखने से पता लग रहा है कि इसकी कुछ डायरेक्शन का पंगा नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस अपने आप में एक लेंथ ही है, क्योंकि हमने लेंथ ही तो बोला कि एक्चुअल पाथ कितना कवर हो रहा है, लेंथ कवर हो रही है ना। तो उसकी यूनिट बन गई कितनी? ऐसा यूनिट बेटा जी मीटर में बन गई। हमेशा जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा भाई? आप मान लो यहाँ पे हो, ठीक है, तो यहीं पे हो तो कुछ डिस्टेंस नहीं हो तो डिस्टेंस जीरो हो गया, कोई बात नहीं, है तो पॉजिटिव वैल्यू। ओके, दूसरी बात, अगर मान लो तो आप थोड़ा सा आगे गए, आप थोड़ा सा आगे गए, तो आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया। मान लो आप थोड़ा सा आगे जाके वापस आ गए, तो भी तो आपने पाथ लेंथ कवर करी है। अगर आप मान लो उसी पोजीशन पर दोबारा आ गए हो, तो इसका मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि जीरो हो गया, मैं तो वहीं आ गया हूँ। नहीं, आपने एक्चुअल लेंथ कवर करी है, आपने एक्चुअल लेंथ जो है वो कवर करी है। तो हमेशा ये पॉजिटिव होगा बेटा जी, हमेशा ये पॉजिटिव होगा। कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। अब मान लो मैंने जब पाथ लेंथ कवर करी ही नहीं, तो डिस्टेंस कहाँ से हो गया? मैं तो खड़ा हूँ यहाँ पे, बात ही खत्म। तो बॉडी तो रेस्ट पे हो गई उस टाइम पे, है ना? चीजें समझ में आई? इसी तरीके से आता है बेटा जी डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब जैसे ये घर बना दिया था, अब जैसे आप लोगों के पास यहाँ पे घर बना दिया था, ठीक है, और ये था आपका मार्केट। तो घर से मार्केट में आपने घुमा घुमा के ऐसे रास्ता कवर किया।
अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां एक शॉर्टेस्ट पाथ देखो, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ कौन होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होगी और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाएगा। तो बेटा जी डिस्प्लेसमेंट अपने आप में एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है या डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट जो कम से कम डिस्टेंस हो इनिशियल और फाइनल के बीच में, और वो एक सीधी लाइन ही हो सकती है। ठीक है, वो एक सीधी लाइन ही हो सकती है इनिशियल टू फाइनल के बीच में। इसके अलावा ये बोल सकते हो कि मान लो यहाँ पे पोजीशन कुछ इसकी कोई भी पोजीशन वेक्टर मान लो यहाँ पे आर ए है या आर वन है, ठीक है, अगर ये पॉइंट और ये बी पॉइंट है और ये पोजीशन वेक्टर आर बी है बेटा जी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या हुआ कि पोजीशन में चेंज आ गया क्योंकि यहाँ से बॉडी यहाँ पे पहुंच गई है, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन उसे भी बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन उसे भी बोला जाता है बेटा जी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी भी यूनिट क्या है? मीटर है। क्योंकि यार अगर आप इनिशियल टू फाइनल अगर एक स्ट्रेट लाइन को कवर कर रहे हो, कवर तो लेंथ ही कर रहे हो, है ना, तो लेंथ की यूनिट भी मीटर में होने वाली है, ठीक है। हाँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जरूर, क्योंकि इनिशियल टू फाइनल के बीच में, इनिशियल टू फाइनल के बीच में क्या हो रहा है बेटा जी? एक फिक्स डायरेक्शन में ये चल रही है, फिक्स डायरेक्शन में ये चल रही है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कैसे देखेंगे भाई? इनिशियल से फाइनल के बीच में जाना तो आपको इनिशियल से फाइनल के बीच में एक लाइन बना देनी है और उसी की तरफ एक एरो कर देना है, उसी की तरफ आप लोगों को एक एरो कर देना है बेटा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर मान लो कोई भी एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लो कोई भी पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस जो वो बराबर होंगे भाई साहब, ठीक है। एक सिंपल सा फंडा, जैसे मान लो एक पॉइंट ये है ओरिजिन ओ, यहाँ से बॉडी यहाँ जा रही है, ठीक है, ए पॉइंट पे। ये जो डिस्टेंस हुआ मान लो ये 100 मीटर का डिस्टेंस हुआ, ठीक है, ओके। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, डिस्टेंस कितना कवर होगा फ्रॉम ए टू, सॉरी ओ टू ए, तो तुम बोलोगे 100 मीटर होगा सर, है ना। अगर मैं बोलूं कि यार डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तुमसे बोलूं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो तुम लोग बोलोगे डिस्प्लेसमेंट का मतलब है फाइनल पोजीशन, ये 0 मीटर है, ये पूरा 100 हो गया, तो 100 माइनस 0, तो ये भी कितना हुआ? 100 हुआ, ठीक है भाई। समझ में आई बात या नहीं? ओके, तो इसका मतलब क्या है, जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, कोई भी उसका डायरेक्शन अगर बदलता नहीं है, तो उस टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। जैसे ही मान लो अगर डायरेक्शन बदल गई, मान लो ये इधर से इधर आ गई, यहाँ पे आ गई, और ये पॉइंट है 50 मीटर का, ठीक है। तो इसका मतलब अभी जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ 100 ऐसे, 50 ऐसे, तो वो 150 हो गया डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट कितनी? फाइनल पोजीशन 50 पे है, इनिशियल 0 था, तो 50 माइनस 0 बेटा जी, 50 माइनस 0, तो उस टाइम पे देखो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट कम हो गई है। तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वैल्यू बदल गई। बट डायरेक्शन जब फिक्स है, जब डायरेक्शन फिक्स है, तो उस टाइम पे आप लोग देख सकते हो कि क्या हो रहा है, उस टाइम पे आप लोग देख सकते हो कि क्या हो रहा है, कि दोनों की वैल्यू बराबर हो रही है, ठीक है। इसके अलावा डिस्टेंस हमेशा ज्यादा ही रहेगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। बराबर हो सकता है वो मैंने बता दिया, और ज्यादा हो सकता है वो भी बता दिया, ठीक है। ये ज्यादा हो सकता है वो भी बता दिया, क्लियर है? चलो भाई, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो उसको कैसे बताना है? एन एरो दैट पॉइंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। और डिस्टेंस क्या जीरो हो सकता है? यस, डिस्टेंस जीरो हो सकता है। मान लो मैं इनिशियल पॉइंट से चल रहा हूँ और उसी पोजीशन पे आके बैठ गया, मान लो यार मैं जीरो से चला, ठीक है, मैं इधर गया, इधर गया, इधर गया, दोबारा से मैं इसी पे आ गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट अगर पूछी जाए, भाई इनिशियल भी सेम फाइनल भी सेम, तो जीरो हो गई, ठीक है। क्या नेगेटिव हो सकता है? यस, नेगेटिव हो सकता है। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है बेटा जी, जीरो तो हो ही सकता है, पॉजिटिव हो ही सकता है। नेगेटिव कैसे हो सकता है? मान लो यार, मान लो मैं जीरो पे हूँ, ठीक है, ये इधर चला गया, -50 की तरफ ये चला गया, तो फाइनल पोजीशन इज माइनस, इनिशियल पोजीशन इज दिस, तो ये कितना बना? -50, ठीक है। समझ में आ गया? तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल बेटा, क्लियर इतनी बातें? चलो, तो ये है डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ खास बातें। और अब आ जाते हैं स्पीड के ऊपर। स्पीड क्या है यार? यार सिंपल सा फंडा है, मान लो तुम कहीं भी इंडिया के किसी कोने से दूसरे कोने में जा रहे हो, या कहीं भी दुनिया के कोने में किसी एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे हो, ठीक है। जैसे कि मान लो आप ए से किसी भी बी पे जा रहे हैं, ठीक है।
अब ए से बी के बीच में मान लो कितना डिस्टेंस मान ले, थोड़ा ही मान लेते हैं चलो, 500 मीटर का मान लो डिस्टेंस है, ठीक है? और इसको आपने मान लो 50 सेकंड में कवर किया है। तो भाई मैं बोलूँगा कि आप लोगों की स्पीड क्या है? स्पीड का मतलब होता है बेटा जी टोटल मतलब डिस्टेंस एक तरीके से और टोटल कितना टाइम आप लोगों ने ले लिया। इसका मतलब है कि ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि ए से बी आते हुए मैं कितनी स्पीड पे आया हूँ, मतलब किस दर से मैं आया हूँ, किस रेट से मैं आया हूँ, किस रेट से मैंने डिस्टेंस को कवर किया है। क्लियर है बेटा? ओके। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी ने गिवन टाइम इज कॉल्ड स्पीड, है ना? और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप लोग बोल सकते हैं। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगी? ऊपर डिस्टेंस होता है तो मीटर, नीचे टाइम होता है तो सेकंड। ये बन गया आप लोगों के पास मीटर पर सेकंड। क्या स्पीड भाई साहब एक वेक्टर क्वांटिटी है? जी नहीं, स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसमें कुछ ऐसा डायरेक्शन का सीन नहीं होता, तो क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ही है। तो स्पीड जो है वो क्या होती है बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस को इसने यूज किया है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव ही होने वाली है। स्पीड भी हमेशा कैसे होने वाली है बेटा? पॉजिटिव होने वाली है। क्लियर है इतनी बातें? यस और नो? चलो, अब इसके बाद अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, देखो यार जो आपने स्पीड लिखी है ना और जो एवरेज स्पीड लिखी है वो एक ही बात है, वो एक ही बात है। हमने यही तो किया यार। मान लो ए से बी अगर मैं पूछूं तुम कितनी स्पीड से आ रहे हो तो तुम बोलो कि इतना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में, है ना? तो एक तरीके से तुमने टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम ही तो डिवाइड किया। तो एवरेज स्पीड भी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस भाई में टोटल टाइम, वो होता है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बेटा जी, ठीक है? अब इसके कुछ अलग से रूल आते हैं, वो अलग से रूल क्या होता है मैं आपको अलग से सिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं। मान लो मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, मुझे मान लो एवरेज स्पीड निकालनी है जिसको मैं वी बार से लिख रहा हूँ, ठीक है? अब आप क्या करोगे? इसको ऊपर लिखोगे टोटल डिस्टेंस, मान लो टोटल डिस्टेंस इज x1 x2 x3 है, और ये जो डिस्टेंसेस हैं ये t1 टाइम, t2 टाइम और t3 टाइम कुछ इस तरीके से कवर हुए हैं, ठीक है? कुछ इस तरीके से कवर हुए। मान लो अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि इफ सारे के सारे डिस्टेंसेस जो आपने कवर किए वो इक्वल लेंथ के कवर किए, ठीक है? 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, या जो भी आप किलोमीटर में लिखना चाहते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब भाई डिस्टेंस बराबर हो, अगर क्या हो, जब डिस्टेंस आप लोगों के पास क्या हो बेटा जी? बराबर हो, तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे क्या होता है? ध्यान से सुनना। ये जो डिस्टेंस बोल रहा है बेटा जी, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लोग यहाँ से एक ट्रिक बनाओगे। ट्रिक बनाने का मतलब वो तुम्हें क्वेश्चन में ये बोलेगा कि भाई एक 200 मीटर का डिस्टेंस है जिसमें से 100 मीटर इतनी देर में कवर होता है और बाकी बचा इतनी देर में कवर होता है। मतलब उसके लिए आप स्पीड निकालो, टाइम निकालो, कुछ ऐसा। तो आपको पता है वो बराबर ही डिस्टेंस बचेगा। अगर मान लो कोई 200 था, उसमें से 100 घटा दिया तो 100 ही बच रहा है। तो कुछ ऐसी ट्रिक के वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, तो इसी पे बेस्ड एक रिलेशन बना लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है? इसी पे बेस्ड एक रिलेशन बना लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, चलो भाई, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। हम्म हम्म अब हम क्या करेंगे यार? वी बार लिखेंगे, ऊपर x1 प्लस x2 प्लस x3, ये है ही है एक बार के लिए। नीचे टाइम है बेटा, टाइम को भी आप किस में लिख लो? टाइम को भी आप किस में लिख लो बेटा जी? टाइम को भी आप लिख लो, मतलब जो नीचे वाला फैक्टर है उसको भी x में लिख लो, ठीक है? कैसे लिखोगे यार? आपको पता है कि स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज डिस्टेंस बाय में टाइम। टाइम क्या होगा? स्पीड बाय में, सॉरी, डिस्टेंस बाय में स्पीड, यही होगा। तो आप इसको t1 को लिख सकते हो x1 बाय टी1 प्लस x2 बाय टी2, सिमिलरली x3 बाय टी3। आपने ऊपर नीचे चीजों को बराबर कर लिया। अब ये तो बन गया कितना? 3x, क्योंकि सबकी वैल्यू बराबर है। मान लो ये x के बराबर हो गई, और ऊपर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पे क्या? 1/t1, है ना? अच्छा, t1 तो हमने हटाना है ना, t1 नहीं, यहाँ पे v1 आएंगे ना। t1 तो हटा ही दिए भाई, t1 तो हटा ही दिए ना, सो सॉरी। यहाँ पे आ गया v1 v2 v3, तो यहाँ पे आ गया v1 1/v2 प्लस में v3। ओके, अब क्या करना है? x से x कट रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 3 v1 v2 v3 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और नीचे आ जाएगा v1 v2 v2 v3, ठीक है? और क्या आ जाएगा भाई? अब आपने पहले 3 को छोड़ दिया, अब 1 को छोड़ दिया, अब 2 को छोड़ देते हैं, तो 2 और 3 आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से आपके पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाता है जब डिस्टेंस बराबर दे रखे हो, जब डिस्टेंस बराबर दे रखे हो। देखो ध्यान से,
जब डिस्टेंस इक्वल दे रखे हैं, इफ x1 x2 एंड x3 जो है वो क्या है, इक्वल कवर्ड हो रहे हैं, ठीक है, इतनी स्पीड से, तो उस टाइम पे आप लोग देख सकते हो कि क्या फॉर्मूला बन रहा है। अगर मान लो वो बोल दे कि भाई जो टाइम स्लॉट्स हैं, अगर टाइम स्लॉट्स जो हैं, ये जो टाइम स्लॉट्स हैं वो अगर बराबर हो जाए, फिर कैसे लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखना ध्यान से देखना। अगर मान लो टाइम बराबर हो, अगर मान लो क्या बराबर हो जाए बेटा, टाइम बराबर हो जाए कि इफ, हमने लिख दिया यहाँ पे कि इफ T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 और वो बराबर हो जाए किसके, T के। तो अब क्या करो, ऊपर भी टाइम की वैल्यू ले आओ, मतलब ऊपर भी टाइम का फैक्टर ले आओ। एक्स को कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम करके। तो v1 लिखना है तो v1 t1 प्लस में v2 t2 प्लस में v3 t3। नीचे क्या लिखूंगा बेटा, मैं नीचे क्या लिखूंगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो इसको कैसे लिखूंगा बोलो, टाइम है, टाइम है, तो ऑलरेडी वो दे रखा है, टाइम फैक्टर तो है, ये बस वैल्यू को चेंज करना, मतलब t1 t2 t3 को t लिखना है, मतलब ये 3 t हो गए, ठीक है। अभी लिख ही देते हैं, चलो t1 प्लस t2 प्लस t3। अब यहाँ पे देखो v बार कितना हुआ, ऊपर t1 t2 t3 सब क्या है, एक वैल्यू के बराबर है, तो मान लो वो t आ गया, नीचे से t आ गया, यहाँ क्या बना v1 प्लस v2 प्लस में v3, नीचे क्या आ गया बेटा जी, 3 आ गया, क्योंकि ये 3 बनेंगे, 3t बनेगा, ये इससे कट, ये इससे कट, तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ गई है बेटा जी। इस तरीके से अगर 2 होते तो v1 प्लस v2 बाय में 2 आ जाता, 4 होते सबकी एवरेज स्पीड को जोड़ देते और नीचे 4 आ जाता। तो कैसे हुआ है, मेरे ख्याल से वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा जी हमारे पास वेलोसिटी, जस्ट लाइक स्पीड, ये भी उसी तरीके से लिखा जाता है, बट यहाँ पे आपको डायरेक्शन का पंगा आ जाता है, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी रहती है। ये कैसी क्वांटिटी रहती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी रहती है। ओके, तो वेलोसिटी अपने आप में क्या है यार, वेलोसिटी अपने आप में आप बोलोगे कि वेलोसिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसको लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट बाय में लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय में लिखा जाएगा बेटा जी क्या, टाइम बेटा जी, क्या लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम लिखा जाएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। अभी तक हमने बोला था कि आप कितनी स्पीड से आ रहे हो, मतलब ए से बी कितनी स्पीड में आ रहे हो, मतलब आपने कितना जो है अपना मोशन किस, मतलब जो अपना डिस्टेंस है वो किस दर से तुमने कंप्लीट किया था। बट अब पूछा जाएगा कि जो डिस्टेंस तुम कवर कर रहे हो वो किस डायरेक्शन में कर रहे हो, डायरेक्शन यहाँ पे कंसिडर हो रही है ना। ओके बेटा, तो इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी अपनी एक डायरेक्शन भी होनी जरूरी है बेटा जी। क्या होनी जरूरी है, डायरेक्शन भी होनी जरूरी है। और डायरेक्शन क्या होगी, जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा उसी दिशा में इसकी डायरेक्शन भी होने वाली है। क्लियर है, द डायरेक्शन ऑफ v इज सेम एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट होगा उस ही दिशा में आप लोगों को यहाँ पे उसकी डायरेक्शन बना देनी है। जिस तरीके से एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी है उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी भी है, ये सेम ही बात है। मतलब एवरेज वेलोसिटी यार अपने आप में है क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो वही तो वह है कि डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम आया, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम आ चुका है बेटा जी। ओके, चलो अब इन्हीं के आधार पे, जैसे आपने स्पीड देखा, फिर आपने एवरेज स्पीड देखा, फिर आपने ये देखा वेलोसिटी देखा, फिर आपने एवरेज वेलोसिटी देखा, अब आ जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड, दोनों की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। देखो नाम से पता लग रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। देखो नाम से पता लग रहा है इंस्टेंट, यहां से देखो ये इंस्टेंट है, द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी इज कॉल्ड क्या भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। आपने एक ग्राफ लिया यहाँ पे, इधर एक्स एक्सिस इधर टी, मतलब ये टी है, इधर आप लोगों का डिस्टेंस है, तो यहां से एक ग्राफ ऐसे कुछ मान लो बना हुआ है। अगर मान लो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालूं ए से बी, तो आप बोलोगे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। और अगर आप इसकी क्या लिखना चाहते हो, वेलोसिटी लिखना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे कि जो ये मतलब इस यहाँ से यहाँ जाते हुए जो डिस्प्लेसमेंट हो गई वो जितने टाइम में होगी वो लिख लोगे, तो आप बोलोगे डेल्टा एक्स बाय में डेल्टा टी हो गया। लेकिन ध्यान से सुनो यार, डेल्टा एक्स बाय से डेल्टा टी, ये जो है भाई साहब बड़ा टाइम इंटरवल है, ये ज्यादा टाइम इंटरवल है। हमें एट एनी इंस्टेंट की बात करी गई है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं टाइम की, मतलब डेल्टा टी को जीरो से अप्रोच कराते हैं, जीरो को अप्रोच कराते हैं, मतलब इसकी वैल्यू बिल्कुल छोटी छोटी कर देते हैं। और फिजिक्स में जब छोटी वैल्यू के बारे में बात होती है तो डेल्टा बन जाता है डी एक्स और डी टी बन जाता है डी टी। तो ये हो गई बेटा जी आप लोगों के पास किसकी वैल्यू, ये हो गई आप लोगों के पास किसकी वैल्यू, वी इंस्टेंटेनियस की, मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम की वैल्यू। क्लियर है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि हमने टाइम डेरिवेटिव बना दिया,
उसी को बोला जाता है यार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी को ही बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम है? यस, बिल्कुल सेम है। क्यों? भाई हम स्पीड भी क्या लिखेंगे? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम लिखने वाले हैं। अब ये जो टाइम है ये बिल्कुल छोटा है, टाइम इंटरवल बिल्कुल छोटा। इस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए डायरेक्शन चेंज कर पाना ऑब्जेक्ट के लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बोलो कि भाई इस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाती। तो अगर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो वो बिल्कुल सेम है बेटा जी। क्लियर? ठीक है? चलो, तो आप सिंपल इसको ये भी लिख सकते हो कि इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन का पंगा नहीं होता। डीसी पांडे सर की बुक से हमने क्वेश्चन लिया है बहुत बढ़िया सा। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट सम इंस्टेंट इज दिस, मतलब आप लोगों को वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 3i कैप, प्लस में कितना है बेटा जी 4j कैप, प्लस में कितना है बेटा जी 5k कैप, ठीक है। और ये मीटर पर सेकंड में आप लोगों को दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है? मीटर पर सेकंड में, है ना। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट, velocity of a particle at some instant is this, find speed of the particle at this instant। देखो यार, velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है। velocity क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एट इंस्टेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी पढ़ के आए हैं, एट इंस्टेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसका? मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल दें, मतलब v वेक्टर को हम क्या कर दें? मैग्नीट्यूड कर दें। मैग्नीट्यूड वेक्टर में सिखाया है कि कैसे लिखना है। ये क्या होगा भाई? 3 का स्क्वायर, प्लस में किसका होगा? ये 4 का स्क्वायर, प्लस में किसका होगा? ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया आप लोगों के पास कितना? 3 9 16 25, ठीक है। कितना बन गया? 25। ये हो गया ना, 3 3 9 हो गया, 4 4 16 हो गया, और ये 5 5 25 हो गया। तो ये हो गया 25 25 50, ठीक है। ये हो गया 25 25 50 बेटा जी। और इसको आप कैसे लिख सकते हो? क्या 25 इंटू में 2 लिख सकते हो? मीन्स इसको आप 5 बाहर कर दो, 2 लिख दो अंदर, और वेलोसिटी है तो मीटर पर, सॉरी स्पीड है तो मीटर पर सेकंड। क्लियर है? हाँ जी। तो एक बार फटाफट से बताओ समझ में आया या नहीं आया? ये वेक्टर रूल लगा है, सिंपल। आप किस तरीके से भाई मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? ऐसे ही निकाल सकते हो, क्योंकि तीनों आई जे के ये सब एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। एक दूसरे के क्या है बेटा जी? ये परपेंडिकुलर रहने वाले हैं। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, डीसी पांडे सर की बुक से ही हमने लिया है। ये जो जेई मेंस एडवांस की बुक होती है उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्लास 11th के हिसाब से मैंने यहाँ पे छांटे हैं, ठीक है। ये आपको सॉल्यूशन के समेत लगा दिया गया, पता नहीं क्यों लगा दिया ये। चलो, इसने क्या बोला कि इन 1 सेकंड ए पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी, एक पार्टिकल ए से बी की तरफ जाता है, कितनी देर में जाते हैं? 1 सेकंड में। मतलब जो टाइम है बेटा वो कितना बोला है इसने? 1 सेकंड बोल दिया है। ओके, इन ए सेमी सर्कल, इन मूविंग इन ए सेमी सर्कल, मतलब ए से भी वो सेमी सर्कल से होके जाता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। ध्यान से देखो यार, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना, और कितना टाइम आपने ले लिया। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? वो भी यहाँ पे है, अब वो यहाँ पे चला गया है, अब वो यहाँ पे चला गया है। कितना रेडियस है यार इसका? कितना रेडियस है? सेमी सर्कल है, इसने खुद बोला का रेडियस 1 है, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो इसका मतलब वो यहाँ से यहाँ जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसका 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो सीधा आ गया कि 2 मीटर पर सेकंड जो इसका आंसर है। बस, कोई भी ये पाई आर स्क्वायर ये वो कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या ही करना है उसका? हमें तो डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है, मतलब वेलोसिटी पूछी गई है, तो उसके लिए तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। बोलो यार, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। बहुत सारे और भी क्वेश्चन बीच में आ रहे होंगे, ठीक है। देखो यार, आपने पढ़ लिया कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये सारी चीजें पढ़ ली। स्पीड पढ़ ली, वेलोसिटी पढ़ ली, उसके टाइप्स पढ़ लिया, इंस्टेंटेनियस पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब आ जाता है कि मोशन यूनिफॉर्म कब है, मोशन नॉन यूनिफॉर्म कब है। यूनिफॉर्म मोशन से तुम्हें क्या दिख रहा है? यूनिफॉर्म मोशन से मतलब है कि मोशन एक जैसा हो। एक जैसा का मतलब उसकी स्पीड भी एक जैसी हो, उसकी डायरेक्शन भी फिक्स हो, है ना। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जो आप लोगों के पास वेलोसिटी है वो सेम रहे, ठीक है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? एक तरीके से कांस्टेंट रहे, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो चलो, अगर ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो तुम बोलोगे कि स्पीड इसकी कांस्टेंट है। उसके बाद ये बोल रहा है कि इन द सेम फिक्स डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी फिक्स है, तो यार सीधा बोल दो ना कि वेलोसिटी फिक्स है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ में आया कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक तरीके से
कि इसकी जो वेलोसिटी है बेटा जी, वो वेलोसिटी क्या रहने वाली है, वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। कैसी रहने वाली है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट रहने वाली है। बात खत्म, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। अब मान लो यूनिफॉर्म मोशन है, तो उस यूनिफॉर्म मोशन में इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज और वेलोसिटी वो सब कैसे होने वाले हैं बेटा, सेम होने वाले। ठीक है, कैसे होने वाले बेटा जी, सेम होने वाले। तो यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया या नहीं आया, पहले मुझे फटाफट से एक बार बता दीजिए, बोलो यार। यहाँ पे ना कुछ ऐसा लिखो आप, इन यूनिफॉर्म मोशन इंस्टेंटेनियस बोलो आप लोगों का, और एवरेज स्पीड कुछ रिलेटेड है, कुछ आना था यहाँ पे, है ना, कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है। ठीक है, इन यूनिफॉर्म मोशन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, ये एक बार से आप लोग देख लीजिएगा। तो समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म मोशन इज व्हाट, समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म मोशन इज व्हाट भाई साहब, की वेलोसिटी उस टाइम पे कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एन बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो वेलोसिटी जो है वो बदल रही है, तो उस टाइम पे आप नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म के केस में वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए बेटा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्या है, हाँ जी, ये एक्सेलरेशन क्या है, जैसे कि आप लोगों ने वेलोसिटी पढ़ा, वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम था। ओके, इसी तरीके से आप लोगों के पास एक्सेलरेशन आएगा, वो आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होने वाली। जो चेंज है वेलोसिटी का वो कैसे लिखा जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बेटा। ठीक है, चलो, तो क्या है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी ऊपर नीचे टाइम इंटरवल बेटा जी, चेंज इन वेलोसिटी ऊपर नीचे टाइम इंटरवल। तो फाइनल वेलोसिटी मान लो v है, इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, तो आप इसको v माइनस यू से भी लिख सकते हैं। नीचे टाइम आ जाएगा, नीचे टाइम आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो v माइनस यू अपॉन में टाइम, और ये हो गई किसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू। ये भी एक डायरेक्शन है, मतलब इसके पास भी एक डायरेक्शन है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात आ जाती है कि भाई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है। हमेशा जो एक्सेलरेशन होता है बेटा, ध्यान से सुनना, जो एक्सेलरेशन है जिसको हमने क्या बोला कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, हमने ये बोला है। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी, ध्यान से देखना, इसकी डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, कि नेट फोर्स किस दिशा में लग रही है उसकी दिशा में इसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। मान लो बॉडी चल तो पॉजिटिव में रही है, मान लो बॉडी चल तो पॉजिटिव में रही है, बट उस पॉजिटिव में जाते हुए उसकी स्पीड घट रही है, घट रही है। मान लो मैं चल तो पॉजिटिव में रहा हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, बट मेरी वेलोसिटी घट रही है। घटने का मतलब है कि इधर से कोई फोर्स मुझे रोक रही है, दैट्स व्हाई जो है मेरा एक्सेलरेशन, आप बोलोगे डायरेक्शन इधर है, अपोजिट। क्लियर है। अगर वेलोसिटी मान लो इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। अगर मान लो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अगर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी आप लोगों के पास यहाँ पे जीरो होने वाला है। क्यों, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो यार, वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो चेंज क्या आएगा, जीरो, और चेंज जीरो आ गया तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, चलो, अच्छा, इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो वो क्या होती है बेटा जी, ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो डायरेक्शन वो बता दी है, और क्या रह गया फिर, हाँ, यूनिट, यूनिट क्या होगा बेटा, ऊपर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम ऑलरेडी है तो सेकंड, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा जी। क्लियर है इतनी बातें, यस और नो, फटाफट से एक बार जल्दी से सभी महानुभाव बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एवरेज एक्सेलरेशन वही है कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट, वही टाइम को अप्रोच करेंगे जीरो को। देखो ए को लिखते हैं हम कैसे, ए को लिखते हैं हम
डेल्टा वी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी जो है वो क्या बनेगा, अप्रोच करेगा जीरो को, तो ए बन जाएगा इस टाइम पे क्या, डीवी बाय में dt बेटा जी। मतलब हम एक तरीके से यहाँ पे डेरिवेटिव लिख रहे हैं, वेलोसिटी का क्या लिख रहे हैं बेटा जी, डेरिवेटिव लिख रहे हैं। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते। अब आ जाते हैं मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन सब में देखने वाले हैं। जब मान लो यार आप लोगों के पास सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत पड़े, किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसकी पोजीशन को हमें डिफाइन करने के लिए सिर्फ कोई भी एक एक्सिस या एक्स की या वाई की या जेड की जरूरत पड़े, तो उसे बोला जाता है वन डायमेंशनल मोशन। अब यार वन डायमेंशनल मोशन मतलब किसी एक एक्सिस की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन है, या फिर उसको बोल सकते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा, है ना। तो ये हो गया वन डायमेंशनल मोशन आप लोगों के पास। ओके, नेक्स्ट आ जाता है टू डायमेंशनल मोशन, कि भाई कोई दो एक्सिस हमें जरूरत पड़ रही हो, ठीक है, एनी टू डायमेंशनल इफ ओनली टू ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन, मतलब भाई ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की जरूरत हमें पड़ रही है पोजीशन बताने की, ठीक है, पोजीशन बताने के लिए। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो कि मान लो कोई प्लेनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, या मान लो गाड़ी चल रही थी फिर वो ऊपर जाके नीचे आ रही है ब्रेकर से, ठीक है, उस तरीके से। तो उसमें मान लो एक आगे ही गई ऊपर भी गई, तो एक्स और वाई दोनों में आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। कोई भी दो एक्सिस की अगर नीड होती है तो उसे टू डायमेंशनल मोशन बोला जाता है। नेक्स्ट आता है थ्री डायमेंशनल मोशन, तीनों की जरूरत पड़ जाए, एक्स की भी, वाई की भी, जेड की। जैसे कि मान लो कोई पतंग उड़ रही है, कोई एरोप्लेन है भाई साहब, वो सब उड़ रहे हैं, तो उनका मोशन जो है वो थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाता है। ये सारे नोट्स, दी बेस्ट नोट्स खुद से बनाए गए हैं, हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर फॉर्मेट में आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है बेटा जी, ठीक है। अब जिस तरीके से हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, वैसे ही हमारे पास आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक आता है वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको नॉन भी बोल सकते हो आप, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? देखो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा एक्सेलरेशन होगा। एक जैसा एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, बोलो जल्दी से। इसका मतलब है कि इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, मतलब मान लो अभी वेलोसिटी है 2, आगे वेलोसिटी है भाई साहब कितनी, 4, आगे वेलोसिटी है 6, आगे वेलोसिटी है 8, आगे वेलोसिटी है 10। तो इस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल इक्वली ले रहे हैं हम, 1 सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है। तो अब आप देखो कि अगर मुझे यहाँ पे गैप देखना है वेलोसिटी के बदलने का, तो वो इक्वल अमाउंट से बदल रही है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हुआ, यहाँ पे भी 2 हुआ, यहाँ पे भी 2 हुआ, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन एक जैसा हुआ या नहीं हुआ? वो कब हो रहा है, जब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बदल रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बेटा जी। नेक्स्ट आ जाता है वेरिएबल। वेरिएबल में क्या है, मान लो अभी वेलोसिटी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इसके बाद क्या पता 8 हो गई सीधा, इसको हटा के फिर 12 हो गई, तो वो क्या है भाई, वेलोसिटी का जो इंटरवल है वो चेंज हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बेटा जी, ठीक है, समझ में आया। तो इसे हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जी आ जाते हैं हम हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब हम यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है, और वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर कितना, प्लस में 2as। मतलब इसको आप ऐसे भी पढ़ते आए हो कि वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as है बेटा जी, है ना, 2as है बेटा जी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलो, तो इनको अब डिराइव करते हैं, क्योंकि ग्राफिकल मेथड ही हमारे पास अभी सिलेबस में है, आपका जो कैलकुलस वाला वो नहीं है, क्योंकि इक्वेशन सिर्फ इन्हीं का यूज होने वाला है। तो इसके लिए हमने क्या करा कि एक ग्राफ ले लिया, इधर v है, इधर t है, मतलब एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें ये एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस टाइम है, और ये जो y एक्सिस है उस पे v है। एक कोई भी पार्टिकल है वो यहाँ पे है बेटा जी, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है, मान लो वो यहाँ पोजीशन o पे है, और उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी u नॉट है, मतलब v नॉट है। आप अगर कंफ्यूजन नहीं चाहते हो तो इस v नॉट को आप क्या कर सकते हो, u बोल दे लो,
बोल दो, वी नॉट की जगह यू बोल लो, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? कि कितना है भाई, यू है उसके पास वेलोसिटी। अब ये जैसे-जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ये ऐसे-ऐसे इसके बीच में क्या आ रहा है भाई, एक ग्राफ इन्होंने बना दिया है। तो ये बोल रहा है कि आप लोगों को अब ये इक्वेशन को डिराइव करना है। अब आप लोगों को ये इक्वेशन को डिराइव करना है। भाई ये इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे? ये इक्वेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से इसी ग्राफ से डिराइव कर लेंगे। हम लिखेंगे पहले एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जाके फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है? v हो रही है। तो आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन कितना टाइम? यहाँ पे टाइम 0 है, बाद में यहाँ पे पहुँच गया तो टाइम t था, तो t माइनस 0 इज़ t। तो ये कितना बना? v माइनस यू इज़ इक्वल टू at बन चुका है। मतलब v इज़ इक्वल टू u प्लस में at जो है भाई, इसकी यहाँ पे इक्वेशन आ चुकी, ठीक है? ओके। अब आप वी नॉट को क्या मतलब यू को वी नॉट लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। वो मैंने पहले ही नोटेशन यहाँ पे बता दी है आप सभी को, ठीक है? कोई डाउट है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, अब नेक्स्ट वाली इक्वेशन करते हैं। नेक्स्ट वाली इक्वेशन के लिए हम मान लो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर होती है ना। नेक्स्ट वाली इक्वेशन ये होती है और एक इक्वेशन हम निकाल चुके हैं v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। अभी ध्यान से देखो, ग्राफ को यूज करना है। तो ग्राफ में क्या है? ग्राफ में क्या है ध्यान से देखो कि भाई एक तो ये पोर्शन है, स्क्वायर बन गया या जो भी बन गया आप लोगों के पास रेक्टेंगल वगैरह। ये है इसकी लंबाई t, ये है यहाँ से यहाँ तक कितना u, यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा ये u है आप लोगों के पास। यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा जी ये आप लोगों के पास u रहने वाला है, ठीक है? ये एक ट्रायंगल है, तो क्या हम इनका एरिया निकाल लें? क्योंकि एरिया देखो ये v है ये t है, तो अगर मैं एरिया निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ? एरिया अंडर द कर्व निकाल लूँ तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, s मिल जाएगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे एक ट्रायंगल है और एक कुछ भी स्क्वायर या रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे क्या? s डिस्प्लेसमेंट। जो आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर बन रहा है उसमें x एक्सिस टाइम है और ये वाला जो है वो u है। तो u इंटू टी किया, प्लस में क्या करेंगे? ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया इज हाफ, जो भी उसकी परपेंडिकुलर है वो कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? यहाँ पे u है, यहाँ पे v है, तो v माइनस यू चेंज आ गया, तो v माइनस यू, v माइनस यू और साथ में क्या भाई? ये वाली कितनी है? टाइम t, तो ये आ गया t। अब v माइनस यू, यहाँ से देखो v माइनस यू को at लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ, ये कितना आ जाएगा? a आ जाएगा, t आ जाएगा और साथ में t पड़ा है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से बन गया आप लोगों के पास बेटा जी क्या फॉर्मूला? s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर बेटा जी, ठीक है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। क्या इतनी बात, इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? अब लास्ट इक्वेशन हमारे पास बनेगी बेटा जी, वो बनेगी कौन सी? वो बनेगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाली बनने वाली है, ठीक है? ये वाली बनने वाली है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए अब हम चीजें देख लेते हैं, ठीक है? कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए हम चीजें यहाँ पे देख लेते हैं बेटा जी। देखो अभी हमने यहाँ तक इक्वेशन कर ली है, अभी हमने यहाँ तक इक्वेशन कर लिया, एक मिनट, यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक इक्वेशन कर ली। अब इसके बाद एक तरीके से आप लोग ध्यान से देखो कि इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है? ये क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस में क्या है? हाफ v माइनस यू और t की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ से? t की वैल्यू कितनी बनेगी यार? जल्दी से देखो फटाफट से, t की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ से? अगर मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालूं तो दिस विल बी कितना? v माइनस यू बाई में a बनेगा। a बनेगा, a बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो ध्यान से देखो। या वैल्यू पुट मत करो, आप सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो तब भी चल जाएगा काम। क्योंकि देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ, यहाँ पे t है ना, t लिख लो, ठीक है? वी टी माइनस 1/2 यू टी, ठीक है? तो एक तरीके से s की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ गई बेटा? ये आ गई, इसको करा 2 यू टी, इसको करा वी टी, इसको करा यू टी, बाय में आ गया 2, ठीक है? मतलब ये बना आप लोगों के पास प्लस में आ गया ये v प्लस यू प्लस में आ गया और साथ में आ गया t, नीचे आ गया 2 और ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब t की वैल्यू ऑलरेडी तुम्हें पता है, यहाँ से t की वैल्यू अब रख लो, यहाँ से रख लो, यहाँ पे रखो t की वैल्यू। t की वैल्यू कितनी आएगी? ध्यान से देखो t की वैल्यू कितनी आने वाली बेटा? यहाँ से v माइनस यू बाई ए है, v माइनस यू बाई ए, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा।
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे जो 2as है वो s की तरफ, 2a है वो s की तरफ चला गया, आपके पास इक्वेशन आ गई। कुछ नहीं करा, जो यहाँ पे इक्वेशन बनी थी उसमें सिर्फ t को अंदर मल्टीप्लाई किया, सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद सिर्फ बाद में t की वैल्यू को रखा है बेटा जी। क्लियर है? बताओ यार फटाफट से, इतनी बात अगर समझ में आ गई है आप सभी को, चलो जल्दी से बताइए फटाफट से। हम्म चलो 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 आगे बढ़ते हैं। तो अभी सारी इक्वेशंस आ चुकी हैं बेटा जी, अब आ जाती है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। अब ये क्या है, अभी तुमने क्या करा ना, जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी, ध्यान से देखो, तुमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी s इज इक्वल टू यू टी, प्लस में लिखा आप लोगों ने हाफ ए टी स्क्वेयर आप लोगों ने लिखा है। ये जो है भाई साहब, ये है कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कोई भी टाइम आप लोगों को दे रखा होगा। अगर वो बोले कि इस टाइम पे मतलब मान लो 10 सेकंड तुम्हें दिया, तुमने निकाल दिया कि 10 सेकंड के लिए इतना डिस्प्ले, मैं बोलूं कि 10वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो बताओ, तो वो कैसे करेंगे यार, ध्यान से देखो। मान लो मैं 10 सेकंड के लिए इसको लिख लूं डिस्प्लेसमेंट को, फिर मैं इसको 9 सेकंड के लिए लिख लूं, तो 10 और 9, भाई 9 का जो डिस्टेंस है, मतलब 10 में से अगर मैं 9 वाला डिस्प्लेसमेंट घटा दूं तो लास्ट का 1 सेकंड का आ जाएगा, और वो लास्ट 1 सेकंड मेरा 10वां ही सेकंड होगा, लास्ट 1 सेकंड मेरा 10वां ही सेकंड होगा। तो इसका मतलब है कि आप जब भी डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड निकाल रहे होंगे, तो आप पहले क्या करो, इसका डेरिवेशन करने का एक बढ़िया तरीका है, आप n टाइम के लिए निकालो, फिर n-1 के लिए निकाल दो डिस्टेंस, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसको लिख दूं n के लिए, तो ये हो गया Sn, टाइम मैं यहाँ पे n मान रहा हूं, तो u t की जगह n लगा दूंगा, प्लस हाफ a n स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से एक सेकंड पीछे चलते हैं, तो ये हो गया u n-1, ये हो गया हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगी बेटा, ये इक्वेशन आप लोगों के पास सेकंड हो गई। तो अगर आपको nth में चाहिए, अगर आपको nth में चाहिए तो आप Sn माइनस Sn-1 कर दो, ठीक है। Sn माइनस Sn-1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो Sn कितना है, Sn है un, प्लस में है बेटा जी कितना, हाफ an का स्क्वायर है, माइनस करेंगे तो ये हो गया u n-1, ठीक है, प्लस में हो गया हाफ a n-1 का होल स्क्वायर हो गया आप लोगों के पास, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा जी, जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा जी, तो आप लोगों को मिल जाएगी लास्ट में एक इक्वेशन, ठीक है, लास्ट में एक इक्वेशन। ओके, तो वो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, s इज इक्वल टू यू प्लस में, देखो हमने s की इक्वेशन पहले कैसे लिखी है, ut प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर से लिखी है, ut प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर से लिखी है, तो t हटा दो तो यहाँ पे सिर्फ u रहेगा, हाफ ऐसी का ऐसे लिखेंगे, ठीक है, हाफ ऐसी का ऐसे लिखेंगे, a को ऐसी का ऐसे लिखेंगे, ये जो टी स्क्वायर था अब इसको कैसे लिखना है, 2 आगे कर दो, ठीक है। टाइम है, हमने n मान रखा तो n लिख दो -1, मतलब एक तरीके से हमने उसकी डिफरेंशिएशन कर दी कि भाई पहले पावर को आगे रखा, फिर जिसके लिए कर रहे हैं वो रखा, फिर -1 कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आप लोगों का, इसके लिए ये बन जाएगा बेटा जी आप लोगों का अ, किसके लिए बन रहा है, nth सेकंड के लिए बन रहा है, ठीक है। कोई डाउट है क्या किसी को यहाँ तक? मेरे ख्याल से तो नहीं भी होना भी नहीं चाहिए यहाँ तक, क्योंकि ये आप लोगों के पास un वगैरह वगैरह तो कट ही जाएंगे, u यहाँ से कट जाएगा ये एक, ठीक है। हाँ, तो सिर्फ यहाँ पे क्या ही बचने वाला है, v ही बचने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ये जो v है मतलब u है, ये इसके साथ भी जा रहा है और इसके साथ भी जा रहा है, तो एक बच रहा है वो यहाँ पे आ ही गया है, जिसको हमने v नोट को u बोल दिया। तो ये हो गया बेटा जी nth सेकंड निकालने के लिए, ठीक है, सिंपल तरीके से। अब आगे बढ़ंती, आगे क्या है, आगे क्या है वो देख लेते हैं। आगे आता है बेटा जी मोशन अंडर ग्रेविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। फ्री फॉल को समझते हैं एक बार सबसे पहले कि फ्री फॉल क्या होता है। देखो एक बॉडी को रिलीज कर दिया गया, अर्थ पे हैं हम, अर्थ से थोड़ा सा ऊपर जाके बॉडी को रिलीज कर दिया गया है, तो बॉडी कहाँ जाएगी यार, एक्सेलरेट होगी डाउनवर्ड। क्यों हो रही है, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अगर मान लो वहां पे एयर रेजिस्टेंस हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, अगर एयर रेजिस्टेंस वहां पे क्या है बेटा जी, नेग्लेक्ट कर दिया, तो जितनी भी बॉडीज है
जितनी भी बॉडी है, ऑल बॉडीज फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब ये नहीं है कि आप बड़ी दूर जाओगे फिर पूछ रहे हो कि चलो यार कितना एक्सेलरेशन होगा, नहीं, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट माना गया है, उसकी वैल्यू हमारे पास है। ठीक है बेटा, भाई जब भी किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस के नियर कहीं ऊपर ले जाके, थोड़ा ऊपर लाके, या यहाँ से भी कहीं से फेंक रहे हो, तो भाई वो सेम एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही होगी। क्यों आ रही होगी? क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही है। अर्थ का जो पुल है, ग्रेविटेशनल पुल, उसको अपनी तरफ खींच रहा है। वैल्यू याद रखना कि वो 9.8 होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ओके, 9.2 होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। ठीक है, अब ये जो मोशन हुआ किसी भी बॉडी का जो फॉल कर रही है टुवर्ड द, कहाँ, अर्थ, कहाँ से, स्मॉल हाइट से, उसे बोला जाता है फ्री फॉल। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया हो उसे बोला जाता है फ्री फॉल। ठीक है, द एक्सेलरेशन विद विच ए बॉडी फॉल्स उसे बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी बॉडी नीचे गिर रही है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं बेटा जी, वो वैल्यू मैंने बता दी है कि वैल्यू क्या होगी नियर द सरफेस, वो फिक्स होने वाली है। ये क्या है सर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कब चीजें आप लोगों को नेगेटिव माननी होती है कैलकुलेशन में, कब आप लोगों को पॉजिटिव माननी होती है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्स और वाई एक्सिस को बनाना है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है और ये माइनस वाई होता है। जी की वैल्यू टुवर्ड दी सेंटर ऑफ अर्थ है, नीचे की तरफ है, तो वो नीचे नेगेटिव है, तो हमेशा उसको कैलकुलेशन में -8 मीटर पर सेकेंड आप लोग कैलकुलेट करना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। कोई बॉडी अगर इधर चलेगी तो उसको पॉजिटिव लेना है, कोई बॉडी इधर चलेगी तो उसको नेगेटिव लेना है, कोई ऊपर चलेगी तो उसकी वेलोसिटी को उस हिसाब से पॉजिटिव ले लेना। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव वाई की तरफ है तो नेगेटिव हो। इसके लिए एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको आप यूज करो। देखो सिंपल सा क्या बोला है इन्होंने कि एक बॉल है वो थ्रो करी गई है वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ दिस, मतलब इतनी स्पीड से इसको ऊपर की तरफ फेंका गया। कहां से फेंका गया? टॉप ऑफ ए टावर से फेंका गया है। रिटर्न टू द अर्थ, अर्थ पे आ जाती है कितनी देर में? 6 सेकंड में। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, देखो यार इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सिंपल सा फंडा है, डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है एक तरीके से। आप जहां से बॉल को फेंका है ना भाई, उसको ओरिजिन मान लो, उसको ओरिजिन मान लो। ठीक है, अब इससे ऊपर जितनी भी चीजें डिस्टेंस वो पॉजिटिव, इससे नीचे नेगेटिव। ठीक है, इससे चीजें नेगेटिव, कॉमन सी बात है। चलो अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर करूंगा भाई। ठीक है, s कितना है? नीचे की तरफ, क्योंकि यहां से नीचे की तरफ, क्योंकि उसने क्या पूछा? हाइट ऑफ द टावर पूछा है, हाइट ऑफ द टावर पूछा, तो वो यहां से नीचे जाऊंगा तो नेगेटिव है, तो -h मान लेते हैं। ओके, u कितना है भाई? उसने 19.6 से इसको ऊपर की तरफ फेंका है, तो प्लस का 19.6 ले लेंगे। कितने टाइम में किसने बोला है? 6 सेकंड में, तो 6 सेकंड हो गए भाई साहब। क्लियर है इतनी बातें? प्लस में आ गया 1/2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, कहां पे है उसकी दिशा? माइनस, क्योंकि नीचे है भाई, जी तो नीचे है ना, जी नीचे है, तो यहाँ पे आ गया माइनस कितना? 9.8 ले रखा है या 9.8 ही ले रखा है? चलो नहीं तो 10 भी ले सकते थे अगर वो बोले तो। और टी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। बस इसको सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा भाई। आंसर कितना आने वाला है? 58.8 मीटर आने वाला है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, पॉजिटिव किसे मानना है, नेगेटिव किसे मानना है। ठीक है, और दूसरी बात, जहां से आप बॉल फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भले नीचे बोले, आपको इसको ओरिजिन मान लेना, उससे ऊपर पॉजिटिव उससे नीचे नेगेटिव। इस तरीके से सारी चीजें करनी है बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बातें? नेक्स्ट है बेटा जी, पोजीशन टाइम ग्राफ। मान लो पोजीशन इधर ली हमने वाई एक्सिस पे, इधर टाइम लिया और यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना दी, स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ये एक तरीके से कौन सा केस है? स्टेशनरी केस है, बॉडी रेस्ट पे है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है, मतलब टाइम, जितना टाइम उतनी वेलोसिटी, जितना टाइम मतलब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल चल रहे हो, तो एक स्ट्रेट लाइन आ गया। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आ गया। हाँ, वो जीरो से स्टार्ट करवा रहा है या नहीं करवा रहा है वो अलग बात है, कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी या नहीं थी, या उसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब उसकी पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। उसने बोला यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से चल रहे हैं, तो उसके पास एक इनिशियल पोजीशन है, वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। बट कोई बात नहीं, तो कैसा ही ग्राफ आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। और अगर इसका स्लोप निकाल दें, इधर पोजीशन इधर टाइम, स्लोप निकालेंगे तो पोजीशन बाय टाइम, तो वेलोसिटी मिलेगा। तो मतलब अगर इसका हम स्लोप निकालेंगे तो वो वेलोसिटी, और आप देख सकते हो कहीं पे भी स्लोप निकालो तो वो कांस्टेंट आ रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहती है। नेक्स्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है?
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है भाई? उसमें क्या था कि वेलोसिटी इक्वल इंटरवल से चेंज हो रही है, ए कांस्टेंट है। अच्छा, इसका ग्राफ बनाने का तरीका क्या है? आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड के लिए एस की इक्वेशन को लिखो, यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर है बेटा जी, ये लिख लिया, ठीक है। यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर है, आप लोगों ने ये यहाँ पे लिख लिया। तो आप लोग देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है एक तरीके से वो टाइम पे किस तरीके से बदल रही है, टी का स्क्वायर। तो कौन सा बनेगा भाई यहाँ पे? पैराबोला जो है ये शो कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा है। अब बनाने को हम इसको छोटी-छोटी वैल्यूज पुट कर करके देख सकते हैं कि ये ग्राफ बनेगा भाई, ऐसा हो रहा होगा। तो उस हिसाब से भी आप लोग बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो, तो एक बार से इसको जरूर से देख लेना बेटा जी। नेक्स्ट और लास्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूँ, इधर वेलोसिटी इधर टाइम, उसका मतलब क्या है? टाइम बदलेगा बट वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है। और एरिया अगर अंडर द कर्व मैं निकाल दूं इसके, तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या निकाल सकता हूँ? डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता हूँ। क्लियर है? अगर मान लो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? मतलब वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? इक्वल इंटरवल से चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो ए कांस्टेंट है। अगर मैं ये एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं और इसका स्लोप निकालूं जो कि मुझे एक्सेलरेशन देगा, तो आप देखो कि हर एक जगह वो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं वेलोसिटी सॉरी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ, ठीक है। चलो, तो बस यही था इस चैप्टर में। ओके, तो भाई ये चैप्टर हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। हो सकता है हम वेक्टर्स भी कर लें शुरू में, हो सकता है हम वेक्टर्स भी कर लें शुरू में, ठीक है। चलो, तो अभी नेक्स्ट 15-20 दिन आपके पास पूरा सिलेबस आ जाएगा यार, क्लास 11th फिजिक्स का। आपको और किस तरीके की वीडियो चाहिए वन शॉट के अलावा, किसमें आपको दिक्कत आ रही है, कमेंट सेक्शन में बता के जाना। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मिलकर फोड़ेंगे आप लोगों के फाइनल एग्जाम को। तो चलिए समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।